गुड इवनिंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एफएम रिवीजन। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो पहले आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक लेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, ये टॉपिक सीख जाएंगे तो हमें आगे के कुछ टॉपिक को सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स वैल्यू ऑफ 1 rupee टुडे is more than 1 rupee tomorrow. 1 rupee today is more valuable than 1 rupee tomorrow. आज का 1 रुपया कल के 1 रुपये से ज्यादा वैल्यूएबल है। वैल्यू ऑफ ₹1 today is more than 1 rupee tomorrow. यानी कि अगर मैं बोलूं कि आप मुझे आज 100 रुपए दो और मैं आपको 100 रुपीज 1 साल के बाद वापस करूंगा, तो आप एग्री नहीं करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि आप बोलेंगे कि जो मेरे पास 100 रुपए है मैं उसको चाहूं तो आज इन्वेस्ट कर सकता हूं। वाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, तो कौन मुझे 100 रुपया देने को तैयार है आज और मैं उसको 1 साल बाद 100 रुपए वापस करूंगा? बोलो, रेडी हो? नहीं। तो क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम बोलते नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मुझे कुछ और चाहिए। एक तो कारण है सिंपल, इंटरेस्ट, है कि नहीं? आप मुझे 100 रुपए देंगे, मैं आपको 100 रुपए वापस करूंगा, आपको क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करेंगे किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बैंक डिपॉजिट में, तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वाई मनी हैज टाइम वैल्यू, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंटरेस्ट। क्योंकि आप पैसे से और पैसा अर्न कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। दिख रहा है आपको? चैप्टर 2 में है, फर्स्ट पेज पे ही है, चैप्टर 2 के फर्स्ट पेज पे। बाय इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड, बाय इन्वेस्टिंग इन बैंक एफडी, वी कैन अर्न सम रिटर्न। सो व्हाई शुड वी गिव आवर मनी फ्री टू समबडी? सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकेंड रीजन व्हाई मनी हैज टाइम वैल्यू इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। रिवॉर्ड फॉर, और जस्ट रिस्क लिख सकते हो, आपकी बुक में भी लिख दिया है रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अब देखो, मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि आप मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको 1 साल के बाद 106 रुपए दूंगा। आपको बैंक एफडी कितना देगा? 6% देगा। चलो मैं आपको 6 रुपए देता हूं एक्स्ट्रा। तो आपने कहा ठीक है। नहीं, आपने कहा ठीक नहीं है। आपको देने में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने में फर्क है। आपको दूंगा तो अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, 1 साल बाद पता नहीं आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं या बैंक एफडी में इन्वेस्ट करता हूं तो एक सर्टेनिटी है, रिस्क नहीं है या रिस्क कम है। सिंस मैं आपको पैसे दूंगा, आप इंडिविजुअल है, तो मैं एक रिस्क ले रहा हूं, तो मुझे उस रिस्क का रिवॉर्ड चाहिए, मुझे उस रिस्क का रिवॉर्ड चाहिए। सो मुझे 2% इसके लिए भी चाहिए, 6% मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इजिली मैं अर्न कर सकता हूं कहीं पे भी। तो हो गया दूसरा कारण, रिवॉर्ड फॉर टेकिंग द रिस्क। आप देखेंगे जब आप किसी मनी लेंडर से पैसा लेते हैं तो आपको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन बैंक से लोन लेते हैं तो कम इंटरेस्ट चार्ज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनी लेंडर रिस्क लेता है। वो आपके साथ जब आपको लोन दे रहा है तो आपको कोलैटरल आपसे नहीं मांगता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता है, ठीक है?
बैंक से लोन लेने जाएंगे, पहले 15 दिन पूरा आपकी फॉर्मेलिटी करेगा, उसके बाद लोन देगा। तो बैंक का इंटरेस्ट कम होता है क्योंकि बैंक की रिस्क कम होती है। मनी लेंडर का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है क्योंकि मनी लेंडर का रिस्क ज्यादा होता है। तीसरा कारण है इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन, प्रीमियम फॉर इन्फ्लेशन। आजकल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पता है कितना चल रहा है? 10% चल रहा है कि नहीं? 8-10% इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, प्राइस राइज, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब अगर मान लो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं और मुझे 6% रिटर्न मिलता है, अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं मुझे 6% रिटर्न मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन मैंने कहा 8% है, तो आपको नेट फायदा हुआ या नेट नुकसान हुआ? नेट नुकसान हुआ। कैसे नेट नुकसान हुआ? 100 रुपए की चीज 1 साल के बाद 108 रुपए में मिलेगी, क्योंकि 8 रुपए आपने कहा इन्फ्लेशन 8%। तो जो वस्तु आज 100 रुपए में बिक रही है वो 1 वर्ष के बाद 108 रुपए में बिकेगी। और अगर मैं आपको 6% इंटरेस्ट देता हूं तो मैं आपको 1 साल बाद 106 रुपए दूंगा। वही चीज खरीदने के लिए आपको मार्केट में जब जाओगे तो आप पाओगे कि आपको 2 रुपए कम पड़ गए। तो आप बोलेंगे नहीं सर, 6% इंटरेस्ट में मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि 1 साल के बाद जब मैं मार्केट जाऊंगा तो जो गुड्स और सर्विस मुझे आज 100 रुपए मिल रही है 1 साल बाद 108 मिलेगी। जो 100 रुपए मैंने आपको दिए बदले में आप मुझे 106 देंगे, तो मुझे तो नुकसान हो गया। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो 8% इंटरेस्ट ले लो या थोड़ा ज्यादा ले लो, ताकि कम से कम तुम्हें इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले। तो जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। आपको पता है जापान में इंटरेस्ट रेट कितना है? 1% है, 2% है, 0.5% है। और इंडिया में कितना है इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट? बहुत है, क्योंकि इंडिया में जब भी बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो वो इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा चार्ज करेगी। अगर इन्फ्लेशन ही 8% है और आपको मैं 6% इंटरेस्ट दूंगा तो आपको नुकसान हो रहा है, इंटरेस्ट लेके भी नुकसान हो रहा है। इसलिए इंटरेस्ट रेट, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है वहां पे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं। तो जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा, इंटरेस्ट ज्यादा, जिस लोन में रिस्क ज्यादा, वहां पे इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। और अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज्यादा है तो आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। ओके, जैसे इंडिया में बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे साल भर के लिए तो करीब आपको 6-7% रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जापान में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1% ही इंटरेस्ट मिलेगा मान लो, तो वहां पर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1% ही है, तो वहां पर आप 2-3% में काफी खुश हो जाएंगे। लेकिन इंडिया में कोई बोलेगा मैं आपको 2-3% इंटरेस्ट दूंगा, आप बोलेंगे इससे अच्छा है कि मैं बैंक में जाके पैसा जमा कर देता हूं। ठीक है। एक और कारण है जिसको ज्यादा फिलहाल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। लोग प्रेजेंट कंजम्पशन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू फ्यूचर कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इज सर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन। मैं आपको 100 रुपए, मैं आपसे 100 रुपए लूंगा तो इस 100 रुपए को मैं यूज कर पाऊंगा आज, आप नहीं कर पाओगे। इसी टाइप तो आप अपना प्रेजेंट कंजम्पशन को पोस्टपोन कर रहे हैं ना, 1 साल के लिए। एंजॉय कौन कर रहा है? मैं। और पोस्टपोन कौन कर रहा है अपना प्रेजेंट कंजम्पशन को? आप। तो आप उसके लिए भी एक कॉम्पेंसेशन चाहेंगे। यू विल वांट दैट आई शुड कॉम्पेंसेट यू फॉर सैक्रिफाइसिंग द प्रेजेंट कंजम्पशन। सो सम टाइम वी एड दैट ऑल्सो इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया रीजन फॉर टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। अब हम आते हैं आपके चैप्टर के मेन पार्ट पे, मेथड ऑफ एनालिसिस। बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स इंटरेस्ट। ओके,
द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू वांट ऑन योर मनी। सो मेथड ऑफ एनालिसिस में दो टेक्निक हम यूज करते हैं। एक बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग टेक्निक, और एक हम कहेंगे कंपाउंडिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग सेम है या डिफरेंट है? पहले कंपाउंडिंग का मतलब समझ लेते हैं। कंपाउंडिंग आपकी बुक में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, कंपाउंडिंग मीन्स फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू। फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू, है कि नहीं? ये वर्ड जो कंपाउंड है, इसका मतलब ही होता है जोड़ना। कंपाउंड का मतलब ही होता है टू ऐड। तो यहां पर हम एक, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है, उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फ्यूचर वैल्यू। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। प्रेजेंट में इंटरेस्ट जुड़ता है तो हमें मिलता है फ्यूचर वैल्यू। ओके, फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू। सो यहां पर आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आज आपने बैंक में 5,000 रुपए डिपॉजिट किए, बैंक आपको 8% इंटरेस्ट देती है, तो 3 साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा? तो हमने क्या किया, 5,000 में हम 3 साल के इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हमें फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। इंटरेस्ट भी दो तरीके से कैलकुलेट होता है। कौन से दो तरीके से? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट मैंने यहां पे जोड़ा है, ये दो तरह से कैलकुलेट हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज डिस्काउंटिंग? उल्टा, फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू। फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू। अब आपको उल्टा आना है। फ्यूचर वैल्यू दिया गया है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू। यानी फ्यूचर वैल्यू रिवर्स करना है इसका। फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, वी विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू। यानी अब क्वेश्चन आपको कैसा दिया जाएगा? यू विल रिसीव 5,000 रुपीज आफ्टर 3 ईयर। यू विल रिसीव 5,000 rupees after 3 years. Interest rate is 8%. How much amount you need to invest today? How much amount you need to deposit today? Or what is the present value of rupees 5,000 received after 3 years if the interest rate is 8%? एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, जब हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो हम यूज करेंगे इंटरेस्ट रेट, लेकिन जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट रेट। यानी इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट अलग अलग चीजें नहीं है, सिर्फ उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तब उसका नाम हो जाता है इंटरेस्ट रेट। कब इंटरेस्ट रेट बोलेंगे? जब हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, और जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो डिस्काउंट रेट। प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय हम इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर वैल्यू निकालते समय हम उसको सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही बोलेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच की कड़ी कौन है? इंटरेस्ट। दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, यहां तक सबने समझ लिया। अब आपकी बुक में कुछ बेसिक फॉर्मूले हमें सीखने होंगे। इंटरेस्ट दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स interest will be paid on a fixed principal amount. Interest will not be paid on interest. Interest सिर्फ एक फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट पे पे किया जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो बचपन में एक फॉर्मूला आपको सिखाया गया होगा जब आप 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में थे। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल फिक्स्ड है। अगर 20,000 रुपए है मान लो एग्जाम्पल के लिए, और 13% इंटरेस्ट रेट है और 5 साल आपका टाइम है, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा?
तो 1 साल में इतना इंटरेस्ट आया तो 5 साल में इतना इंटरेस्ट आ गया, सिंपल है कि नहीं? कितना आया? 1300। एक बार वापस ट्राई करो, मेरे ख्याल से 13,000 आ रहा है। वैसे मैं मैथ्स में कमजोर रहा हूं, लेकिन इतना भी नहीं। तो 13,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया। अब अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालने दी जाए तो क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ देना, ठीक है? तो इसका फ्यूचर वैल्यू बताओ। 5 साल के बाद अगर आपने 20,000 रुपए अगर जमा किया तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? 20,000 रुपए और उसके ऊपर 13,000 इंटरेस्ट, तो 33,000 मिलेगा। इज इट राइट? तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा? P प्लस आई। तो आपको 2 फॉर्मूले मिल गए आज सिंपल इंटरेस्ट में। एक तो पहले इंटरेस्ट निकालना है P इंटू आर इंटू टी, और दूसरा फ्यूचर वैल्यू निकालना है P प्लस आई। P का निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी, सॉरी इंटरेस्ट निकालने के लिए प्लस P। P और P कॉमन हो गया तो 1 प्लस आर टी, ऐसा भी कर सकते हैं। अब आप मेरे से एक सवाल पूछेंगे कि हम एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट फॉलो करेंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो करेंगे। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट यू विल फॉलो कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अपने आप अज्यूम नहीं करना है। सिंपल इंटरेस्ट अपने आप एग्जाम में अज्यूम नहीं करना है। अगर नंबर ऑफ ईयर 1 दिया हो तो कोई बात नहीं, 1 साल का क्वेश्चन होगा तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आएगा। लेकिन 1 साल के क्वेश्चन में भी कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर डिफरेंट हो सकता है। कब? अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली कंपाउंडिंग हो रहा हो तो उस केस में आपका इंटरेस्ट डिफरेंट आता है। इज इट राइट? तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमारी चर्चा इतनी होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, आपकी बुक में लिखा हुआ है देखो नीचे। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स interest will be calculated on principal as well as interest previously earned. Okay, interest is calculated on principal पे तो करेंगे ही, प्लस interest previously earned। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। इज इट राइट? ये इंटरेस्ट कैलकुलेट जनरली मार्केट में फॉलो होता है। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो कौन सा इंटरेस्ट फॉलो होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने 1 साल अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो अगले साल बैंक जो आपका पिछले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा के अगले महीना या अगले साल आपको चार्ज करेगी। इज इट राइट? बैंक की एफडी पे जो बैंक इंटरेस्ट देती है वो क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होती है? वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। जो पीएफ अकाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है? वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। सब कुछ नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है नॉर्मली। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कितने फैक्टर से अफेक्ट होगा अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो? इसमें एक तो प्रिंसिपल होता है, एक इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट, एक टाइम, एक और फैक्टर है यहां पे। ये 3 सिंपल इंटरेस्ट में लग रहे थे। यहां पर एक चौथा फैक्टर भी काम आएगा, वो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग यानी इंटरेस्ट कितने गैप के बाद दोबारा कैलकुलेट होगा। ओके,
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग कैन बी एनुअली, सेमी एनुअल मतलब हर 6 महीने बाद, क्वार्टरली, मंथली। ये जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आपने सुना होगा, ईएमआई, उसमें मंथली इंटरेस्ट लगता है। ओके, जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं हर महीना आपको एक इंस्टॉलमेंट देना होता है, तो वहां पर आपको मंथली कंपाउंडिंग चल रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखना है कि मुझे क्या क्या दिया हुआ, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। एक और चीज चेक करनी है कि मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्या दिया हुआ है। कुछ नहीं दिया हो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, एनुअल कंपाउंडिंग अज्यूम करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, तो एनुअल। अब इन सब का मतलब आपको जल्दी से बता दिया जाए। एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब साल में सिर्फ एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इज इट राइट? लेकिन सेमी एनुअल में क्या होगा, हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्वार्टरली में क्या होगा, साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो पहले हम यहां पर आएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर अगली बार यहां पर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो इस इंटरेस्ट को भी हम कंसीडर करेंगे अगले कैलकुलेशंस में। और उसी तरह अगर मंथली कंपाउंडिंग हुआ तो आपको ऐसे 12 टाइम्स। तो बिगर सॉल्व किए बताओ, अगर मैं 100 रुपए यहां पे इन्वेस्ट करूं, 1 साल का क्वेश्चन है और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो फ्यूचर वैल्यू सबसे ज्यादा कहां मिलेगी आपको? तो जितना कंपाउंडिंग ज्यादा होगा फ्यूचर वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड? तो उसके लिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। यहां पर क्वेश्चन 3 प्रकार के आ सकते हैं आपको, सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो एंड एनवीटी। सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो एंड एनवीटी। तो तीनों में डिफरेंस क्या? यहां पर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कैश फ्लो दिया गया है, उसकी फ्यूचर वैल्यू या उस पर इंटरेस्ट निकालना है। राम डिपॉजिटेड 5,000 रुपीज टूडे इन अ बैंक, आफ्टर 5 years हाउ मच अमाउंट ही विल रिसीव इफ इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एक ही कैश फ्लो दिया हुआ है। मल्टीपल कैश फ्लो में क्या होगा, एक से ज्यादा कैश फ्लो दिया हुआ है। श्याम हैज डिपॉजिटेड 5,000 रुपीज इन जनता सहकारी बैंक, 10,000 rupees in State Bank of India. Janta Sehkari Bank gives 7% interest, State Bank of India gives 8% interest. How much amount he will have after 5 years? तो इस बार आपको क्या करना है, 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो मल्टीपल कैश फ्लो में आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, मिस्टर एक्स डिपॉजिट्स 1,000 रुपीज इन ईयर 1, 2,000 रुपीज इन ईयर 2, 3,000 रुपीज इन ईयर 3, हाउ मच अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 5 years? इसका मतलब है कि ये सिंगल कैश फ्लो के प्रॉब्लम ही को ही आपको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना, हर एक कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और उसको बाद में ऐड कर देना है। और एनवीटी मतलब क्या होता है, एनवीटी मतलब सेम कैश फ्लो, ओके, विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी। मल्टीपल कैश फ्लो और एनवीटी में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल कैश फ्लो में कैश फ्लो का अमाउंट सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एनवीटी में अमाउंट ऑफ कैश फ्लो विल बी सेम। और दूसरी बात, एनवीटी वाले प्रॉब्लम में जो कैश फ्लो रिपीट होगा, उसके रिपीट होने की जो साइकिल है वो सेम रहेगी। एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल, जैसे हम ईएमआई भरते हैं लोन का, तो हर महीने वही अमाउंट भरते हैं आप,
और हर महीने मतलब एक एक महीने के गैप में भरते हैं। अमाउंट इज इक्वल, गैप इज इक्वल। कैसे याद रखना है इसको? अमाउंट इज इक्वल, गैप इज इक्वल। एक हो गया ईएमआई, दूसरा हो गया जैसे रेंट भरते हैं, ठीक है, हमने ये क्लासरूम रेंट पे लिया, हर साल 1 लाख रुपए देते हैं, तो 1 लाख, फिर अगले साल 1 लाख, फिर अगले साल 1 लाख, तो लीज इंस्टॉलमेंट हो गया। तीसरा हो गया जैसे आपकी सैलरी मिलती है आपको, एक तरह से सैलरी भी तो एनवीटी है ना, हर महीने। मान लो आपने कोई छुट्टी नहीं मारी तो हर महीना आपको एक 10,000 रुपए की सैलरी, तो 10,000 ही मिलते रहेगा आपको, सैलरी भी तो एनवीटी है ना। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए। जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरते हैं हर साल, अगर कुछ चेंज ना हो स्कीम में तो हर साल आपको सेम प्रीमियम भरना होता है। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको हर महीने एक इक्वल अमाउंट ऑफ पेंशन मिलेगी। तो इतनी सारी एग्जांपल है एनवीटी के, ठीक है। तो एनवीटी और मल्टीपल कैश फ्लो प्रॉब्लम में इतना फर्क है कि एनवीटी में अमाउंट इज इक्वल, गैप इज इक्वल, तो वहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मान लो 30 साल का क्वेश्चन है कि आपको हर महीने 30 सालों तक 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालो। अगर आप इस तरह से जाएंगे तो पहले आपको एक बड़ी सी टेबल में 1 से 30 साल लिखने पड़ेंगे, फिर सबकी इंडिविजुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एनवीटी में मेरे पास क्या है? फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो आप फॉर्मूला भूल गए तो उसको मल्टीपल कैश फ्लो की तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना, आपकी बुक में सब लिखा हुआ है। पहले हम सिंगल कैश फ्लो के प्रॉब्लम को समझते हैं। सिंगल कैश फ्लो के प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन में देखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। अगर एनुअल कंपाउंडिंग है तो आपका फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। आप चाहो तो r/100 भी लिख सकते हो, या फॉर्मूले में नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, बस कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना। और अगर सेमी एनुअल हो तो हम क्या करेंगे? सेमी एनुअल हो तो हम 2 करेक्शन करेंगे इस फॉर्मूले में, 2 चेंज करेंगे। r को हम 2 से डिवाइड करेंगे और n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर 10% पर एनम है तो 6 महीने में इंटरेस्ट कितना होगा? 5% ही होगा। अगर मैं बोलूंगा कि 10% पर एनम है तो हम हर 6 महीने बाद अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो हम 10 के हिसाब से तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, अभी 5 के हिसाब से करेंगे। तो 10 से 5 में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10 डिवाइड बाई 2, तो अपने आप ही वो 5 हो जाएगा। और साल में अब कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 2 बार, 1 इंटू 2। अगर 1 साल का प्रॉब्लम है तो 1 इंटू 2, 2 साल का प्रॉब्लम है तो 2 इंटू 2। फिर अगर मान लो क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, तो यहां पे फ्यूचर वैल्यू होगा पीवी इंटू 1 प्लस आर बाई 4, वही कारण है। और एन को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। और मान लो उन्होंने पूछ ही लिया किसी क्वेश्चन में मंथली कंपाउंडिंग, यानी हर महीना इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर को हम 12 से डिवाइड करेंगे और n को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। है तो बेसिक फॉर्मूला लेकिन बहुत काम का है, ठीक है। तो पहले हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। आपकी बुक में आना नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन 1 एंड 2, क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है जरा पढ़ना। ₹2000 is invested at an annual rate of 10%. What is the amount after 2 years if the compounding is done? पहला क्वेश्चन है एनुअली, दूसरा है सेमी एनुअली और तीसरा है मंथली। इज इट राइट? तो एनुअली के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखो आपकी बुक में पहला क्वेश्चन नंबर 1 ए,
एनुअली। फिर ये फॉर्मूला लिख देना, ये फॉर्मूला लिखो। कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर फॉर्मूले के नीचे एग्जाम में आप लिखना एफ वी का मतलब फ्यूचर वैल्यू, पी वी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। इज इट राइट? फॉर्मूला लिखने के बाद उसके नीचे आप लिखना इस तरह से इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 2000 रुपए आपने आज डिपॉजिट किया, इन्वेस्ट किया है, और उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है। ओके, तो आर की जगह हम 10% लिखेंगे। 10% हम दो तरह से लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं या 0.10 लिख सकते हैं। क्या पसंद करेंगे, 0.10? ओके, या 10/100, जिसको वैसे याद हो तो वैसे लिखो। और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स 2 पावर 2। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, कर पाओगे? पहले 1.10 का पावर 2 निकालना है, तो इंटू इक्वल टू करो, फिर इंटू 2000 करो। कितना आया? 2420 आ गया। वेरी गुड। चलिए एक लाइन छोड़ो, नीचे लिखो आंसर बी, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मेरे साथ साथ चलते रहना। अब उसके नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर बाई 2 टू द पावर n इंटू 2। फिर उसके नीचे लिखेंगे इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस 0.05 नहीं 0.10 फिर डिवाइड बाई 2। तो फिर आंसर 0.05 आना चाहिए। लिखते समय ठीक से लिखना है। टू द पावर 2 इंटू 2 कर देना, अभी 2 इंटू 2। तो अब ये आप ठीक से करना, ये 2000 इंटू 1.05 टू द पावर 4 हो जाएगा। अपने कैलकुलेटर पे पहले 1.05 टाइप करेंगे और इंटू इक्वल टू 3 बार। अगर पावर 4 हो तो क्या करना, ये नंबर टाइप करो 1.05 इंटू 3 बार इक्वल टू, फिर इंटू 2000 करो। देखते हैं कौन पहले बता पाएगा। यस, कम ऑन। 2 3 वेरी गुड। इज इट 2431? 2431। अब उन्होंने क्वार्टरली नहीं पूछा है ना, छोड़ दो, मंथली पूछा है। ये फॉर्मूला लिखो, नीचे लिखो पॉइंट नंबर सी, मंथली। फॉर्मूला एफ वी इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 12 टू द पावर n इंटू 12। तो प्रेजेंट वैल्यू 2000 है, आर मतलब 0.10 डिवाइड बाई 12, 2 इंटू 12। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना। पहले अपने कैलकुलेटर पे 0.10 डिवाइड बाई 12 करो। 0.10 डिवाइड बाई 12 प्लस 1, बताओ कितना आ रहा है? 1.0083। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। और पावर 24 हो गया, कोई बात नहीं, डरो मत। अभी अपने कैलकुलेटर पे इसको टाइप करो 1.0083 इंटू 23 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करो। 23 बार इक्वल टू प्रेस करना है। इस नंबर को टाइप करो इंटू इक्वल टू 23 बार काउंट करो, फिर इंटू 2000 कर देना। 2440 लगभग। अब जरा देखना, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ रही है ना, आपका फ्यूचर वैल्यू भी ज्यादा आ रहा है। पहले कम था 2420, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो 2431 हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई वापस तो 2440 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, XYZ डिपॉजिट्स ईच ईयर ₹500, ₹1000, ₹1500 एंड ₹2000। इस बार 4 अमाउंट है तो मल्टीपल कैश फ्लो हो गया। फॉर 4 years एट द एंड ऑफ द ईयर, अंडरलाइन एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब पैसा कब डिपॉजिट कर रहा है भाई साहब?
एंड ऑफ द ईयर। तो जिस साल आप डिपॉजिट करोगे उस साल के एंड में तो आपको उस ईयर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर मैं 31 दिसंबर को जमा करूंगा पैसे तो मुझे क्या इंटरेस्ट मिलेगा इस साल के लिए? नहीं। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय उस साल को छोड़ देना है, बाकी जितने साल बचे हैं उनको काउंट करना है। इज इट राइट? तो एक तो पढ़ लिया हमने, फाइंड आउट द इंटरेस्ट रेट इज 5%। 5% पर एनम। पर एनम नहीं लिखा, फिर भी उसको पर एनम ही समझना है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 4th ईयर? तो चौथे साल के अंत में आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू निकालना है आपको। और एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट्स इफ द डिपॉजिट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? क्या दोनों आंसर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेकेंड आंसर पहले आंसर से ज्यादा होगा। तो इसको हम दो अलग अलग बार सॉल्व करेंगे, एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो पहले लिखो केस 1। केस 1 की हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू व्हेन डिपॉजिट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। When deposits are made at the end of the year लिखा। अब हम इसको क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, दिखने में भी अच्छा, काम भी जल्दी हो जाएगा। तो पहला कॉलम यहां पे लिखना ईयर, फिर लिखना अमाउंट डिपॉजिटेड, फिर लिखना नंबर ऑफ ईयर्स फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और फिर यहां लिखना फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिख के रखो, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू पावर एन। आर की वैल्यू दी हुई है हमें, आर की वैल्यू कितनी है, 5% है, तो 1 प्लस 0.05 1.05 टू दी पावर एन। एन और प्रेजेंट वैल्यू चेंज होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये एन है, तो दो वेरिएबल चेंज होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन है, तो पहले मैं यहां पे लिखूंगा ईयर 1, एक लाइन छोड़ो, 2, फिर एक लाइन छोड़ो, 3, 4 लिख दिया। फिर उसके बाद अमाउंट डिपॉजिटेड कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, 1000, 1500 और 2000। अब सिर्फ इस कॉलम को ठीक से करोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में डिपॉजिट करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा, सिर्फ अगले 3 साल मिलेगा, पहले साल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे 3। अगर मैं दूसरे साल के एंड में डिपॉजिट करूंगा तो अब मुझे सिर्फ 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, नंबर ऑफ ईयर फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन 2। अगर मैं तीसरे साल के एंड में डिपॉजिट करूंगा तो 1, और चौथे साल के एंड में डिपॉजिट किया और अभी वापस भी निकाल लिया, इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा उस पर, 0। अब हमको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी, इस फॉर्मूले का प्रयोग करो। 1.05 है, टू दी पावर 3 करना है। पावर 3 कैसे करना, इंटू 2 बार इक्वल टू, फिर इंटू 500। देखो कितना आया, 1.05 टू दी पावर 3 करो इंटू 500, 578 पॉइंट, हाँ पूरा लिखना, 2 डिजिट तक जाना, 2 के आगे मत जाना, 2 में राउंड ऑफ कर देना। चलिए एक बार वापस ट्राई करना, 1.05, अभी पावर 2 चाहिए, इंटू इक्वल टू, इंटू 1000, इंटू 1000, 1102.5 आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर अभी 1500 इंटू 1.05 करो, हाँ अब लास्ट वाले में कुछ मत करो, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं उस पर, 0 मत लिखना, 2000 का 2000 ही रहेगा वो। अब उसको ऐड कर दीजिए, लास्ट कॉलम को ऐड कर दीजिए, 5256.31,
इसको हम बोलते हैं मल्टीपल कैश फ्लो प्रॉब्लम। हर एक कैश फ्लो को आपने क्या किया, पहले इंडिविजुअली उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली और उसके बाद उनको जोड़ दिया, आपने ऐड कर दिया, तो आपको मिला फ्यूचर वैल्यू। ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब इसमें केस 2 भी है। नीचे लिखो केस 2। केस 2, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू when deposits are made at the beginning of the year। ठीक है, at the beginning of the year। फॉर्मेट वही रहेगा, ईयर, अमाउंट डिपॉजिटेड, नंबर ऑफ ईयर्स, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.05 टू द पावर n। नंबर ऑफ ईयर्स वाले कॉलम में ब्रैकेट में लिखेंगे n और यहां लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले क्वेश्चन वापस रिपीट करना, 1 2 3 4। अमाउंट डिपॉजिटेड रिपीट करना, 500, 1000, 1500 और 2000। अब ईयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बार हम बिगिनिंग में डिपॉजिट कर रहे हैं, पहले साल के बिगिनिंग में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो मुझे इंटरेस्ट पहले साल भी मिलेगा, दूसरे साल भी मिलेगा, तीसरे साल भी मिलेगा, चौथे साल भी मिलेगा। चार हो गया। अगर मैं दूसरे साल के बिगिनिंग में डिपॉजिट करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट कितने बार मिलेगा, 2 3 4। कितनी बार, 3 बार ना, 1 2 3। तीसरे साल के बिगिनिंग में डिपॉजिट करूंगा तो इंटरेस्ट मुझे 2 बार मिलेगा, तीसरे साल और चौथे साल, और यहां पर 1, 4 3 2 1 कर देना उसको। चलो वापस कैलकुलेशन चालू करते हैं। 1.05 पावर 4 है, इंटू 3 बार इक्वल टू, इंटू 500, आंसर 600 कुछ तो आ रहा है, 607.75। शाबाश। 1 डिवाइड बाई 1.05 करो, इंटू 2 बार इक्वल टू 1157. शाबाश। नेक्स्ट 1653.75। श्योर ना, 2100? नहीं ठीक से करो, 2000 इंटू 1.05 करो। ये सेकंड वाला आंसर बताओ कितना, 1157.62 है। ओके 2 3 ओके। ये तीसरा चेक करो, 1653.75 है। ओके, एक बार सब अपने से चेक करना। हाँ, अब इसका टोटल बता दो मुझे। 128 कहां से चले गए तुम? 12, अच्छा ठीक है, अराउंड इतना आ रहा है ना, 5519 तक पहुंच गए, खुश रहो उसमें ही। 5519। तो पहला आंसर और इस आंसर में डिफरेंस है, कौन ज्यादा है? सेकेंड वाला आंसर ज्यादा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आपको हर साल एक बार और मिल रहा है, हर एक नंबर देखो ज्यादा है। अब पहले और दूसरे आंसर के बीच क्या कनेक्शन है जरा समझो। मेरा पहला आंसर था 5256.31, याद है? 5256.31। ये नंबर अगर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, आप देखेंगे कि इन चारों नंबर में हमने क्या किया, एक बार 1.05 ज्यादा मल्टीप्लाई किया है। तो हम क्या कर सकते थे, ये 1.05 से
पिछले आंसर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज वो कॉमन फैक्टर है कि नहीं, तो आपका आंसर वापस यही आ जाएगा। तो आप इसको लिखो ऑल्टरनेटिवली, यानी अगर मान लो मेरे पास एग्जाम में समय बिल्कुल नहीं है, तो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करने के लिए इतनी बड़ी टेबल बनाना और हर एक नंबर को वापस फिर से कैलकुलेट करना जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 1.05 से ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक नंबर को, तो क्यों नहीं हम आंसर को ही मल्टीप्लाई कर दें। देखो कितना आ रहा है, 5519.13। कोई बात, ये भी 13 कर दो इसको, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो सेकेंड आंसर तक पहुंचने के लिए। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल ऑन सिंगल कैश फ्लो एंड मल्टीपल कैश फ्लो। अगर एनवीटी दिया हो तो हम क्या करेंगे, टेबल बना के भी कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन में दिया है कि आपको हर साल 500 डिपॉजिट करना है, 4 साल के बाद क्या होगा, टेबल बना के भी हो सकता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है ना। अभी मान लो मैंने आपको 30 साल का क्वेश्चन दे दिया, 30 इयर्स का, तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाओगे, तो नवंबर में लिखना स्टार्ट करोगे तो मई में जाके खत्म होगा, मई में स्टार्ट करोगे तो नवंबर में जाके फिर खत्म होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखना आपकी बुक में, एक बार वापस आ जाओ स्टार्टिंग के सेकेंड पेज में, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनबीटी। यहां पर जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था कि कैश फ्लो एंड ऑफ द ईयर भी मिल सकता है और कैश फ्लो बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी मिल सकता है, इसलिए यहां पे फॉर्मूला भी हमने थोड़ा सा चेंज किया है। एनवीटी ऑकर्स बुक में लिखा हुआ है, अभी मत लिखो, एट द एंड ऑफ द ईयर। और दूसरी पॉसिबिलिटी है एनवीटी ऑकर्स एट द बिगिनिंग। जैसे मान लो आपको सैलरी कब मिलती है, एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में दिया रमेश डिपॉजिट्स ऑल हिज सैलरी इन अ बैंक एफडी एवरी मंथ, हाउ मच अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 1 ईयर। तब आपको सोचना उसको सैलरी कब मिलेगी, बिगिनिंग में मिलेगी कि एंड में मिलेगी। सैलरी बिगिनिंग में मिलती है क्या, बताओ कहां मिलती, मैं वहीं काम करूंगा, फिर एक दिन काम करके सैलरी लेके चला जाऊंगा। लेकिन कुछ एन्युटी बिगिनिंग में भी जमा होती है। जैसे मान लो आप रेंट है, मकान मालिक ने बोला 1 तारीख को रेंट दे देना मेरे हाथ में, ना तो बोरिया बिस्तरा के साथ 2 तारीख को बाहर कर दूंगा, तो वहां पे एन्युटी बिगिनिंग में होती है। कुछ लोग हर 1 तारीख को बैंक में पैसा जमा करते हैं मान लो। तो अब स्टूडेंट पूछेगा कि मान लो एग्जाम में उन्होंने दिया नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसको टिक करना है। अगर एग्जाम में एनवीटी की टाइमिंग नहीं दी हुई है तो अजम्पशन लिखना है, इट इज अज्यूम्ड दैट एनवीटी ऑकर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग से भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो भी करोगे अजम्पशन लिखना। समय कम हो तो इससे सॉल्व करना, बिकॉज जनरली हम ये अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला यहां पर है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू, बुक में लिखा हुआ है ए इंटू, ए का मतलब एनवीटी, 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर। अब यहां पर एफ वी का मतलब तो आपको पता चल गया, फ्यूचर वैल्यू, ए इज एनवीटी, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इज नंबर ऑफ ईयर। सेमी एनुअल का प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे, आर को 2 से डिवाइड करना और एन को 2 से मल्टीप्लाई करना। मतलब आप हर 6 महीने बाद अगर मान लो डिपॉजिट कर रहे हैं और आपको इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम दिया है, तो आर की जगह 5% लेना है। 5 साल का क्वेश्चन हो तो 10 बार डिपॉजिट होगा, तो 5 इंटू 2 करना। वो जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको सिस्टम बताया, एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली और मंथली, क्या करना है आपको, एनुअल रहा तो कुछ नहीं करना है, सेमी एनुअल रहा तो आर को जहां जहां आर है इस फॉर्मूले में 2 बार आर है, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, 2 से डिवाइड करना, एन को 2 से मल्टीप्लाई। मान लो आपकी एनवीटी क्वार्टरली हो, इसी फॉर्मूले में आर को 4 से डिवाइड करना, एन को 4 से मल्टीप्लाई करना। मंथली हो
12, आर को 12 से डिवाइड करना है, एन को 12 से मल्टीप्लाई करना। 2 साल का प्रॉब्लम हो तो एन विल बिकम 24, ठीक है। लेकिन जनरली आपको एग्जाम में उतना नीचे तक नहीं जाते मंथली तक, क्योंकि समय बहुत लग जाता है। अब आप बताओ ये फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? सॉरी, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर। यहां तक कॉपी कर लो पहले। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि अगर आपका डिफरेंस हो कि ये स्टार्ट में बिगिनिंग में मिल रहा है, वो एंड में मिल रहा है, तो दोनों आंसर के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 1 प्लस इंटू 1 प्लस आर। हर नंबर को एक बार ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो हर नंबर एक बार 1 प्लस आर से ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस आंसर को ही हम यूज करेंगे, वापस पूरी मेहनत नहीं करना है। पहले आंसर को उठाओ, इंटू 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा प्रश्न भी आता है। आपको फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है और आपको एनवीटी निकालने दिया जाएगा। जैसे आपके बहुत अकाउंट्स के पेपर में भी ऐसा होता है, 5 साल बाद आपको एक डिबेंचर रिडीम करना है 10 लाख रुपए। उसके लिए आपको हर साल एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना है कि नहीं? तो कितना अमाउंट हम हर साल डिपॉजिट करेंगे कि अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अर्न्ड विल बिकम इक्वल टू 10 लाख रुपीज आफ्टर 5 ईयर। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, एनवीटी निकाल रहे हैं। हमें टारगेट फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, हमें उसकी एनवीटी निकालनी है। इज इट राइट? तो चलिए 2 क्वेश्चन इसके ऊपर भी सॉल्व करते हैं, एनवीटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आना। सारे फॉर्मूले याद रखना आपको। A person is required to pay 4 annual payment of ₹5,000 each। जैसे आप एग्जाम में 4 देखेंगे, ईच देखेंगे, मतलब एनवीटी है। In his deposit account that pays 8% interest per year, find out the future value of annuity at the end of 4 years if annuity occurs at the end of the year and annuity occurs at the beginning of the year। तो पहले लिखो केस 1, केस 1 लिखो, फिर ये हेडिंग लिखो, एन्युटी ऑकर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर। अब इसके नीचे नंबर लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे नंबर, देखना। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, एनवीटी कितनी है क्वेश्चन में, 5000 है। और आर की वैल्यू कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.08 लिख देना, या 8/100, 0.08। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स है 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.08। अब अपने कैलकुलेटर पे पहले 1.08 टाइप करो, फिर पावर 4 कैसे करेंगे, इंटू 3 बार इक्वल टू -1 करो, डिवाइड बाई 0.08 करो, इंटू 5000 करो। $22,553। ओके, जिनका नहीं है वापस ट्राई करना। देखो 20,000 तो वैसे भी मिलने वाले हैं आपको, 5,000 4 बार आप जमा कर रहे हो, है कि नहीं? तो क्या आपका आंसर 20,000 से कम हो सकता है? 5-5 करके 4 बार तो मैंने डिपॉजिट किए हैं, तो 20 तो वैसे ही मिलेगा प्रिंसिपल, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना। इसलिए आपका आंसर 20 से ज्यादा होना चाहिए, कम तो किसी हालत में नहीं हो सकता। बगैर इंटरेस्ट के भी 20,000 मिल जाएगा आपको।
चलिए अब यहां पर आ जाइए, केस 2 लिखना, केस टू आराम से कैलकुलेटर यूज करो। हेडिंग लिखना एनविटी ऑकर्स एट द बिगिनिंग, एनविटी ऑकर्स एट द बिगिनिंग। अब ये फॉर्मूला लिख लो यहां पे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 प्लस आर। अब दोबारा पूरी मेहनत नहीं करना, देखो ये जो इतना बड़ा पोर्शन है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने 22530.56 कैलकुलेट कर लिया है। अब इंटू 1.08 कर दो सिर्फ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है ना, तो 1.08 हो गया, 24333, ठीक पॉइंट, ओके 00। यहां आगे रुपीस का सिंबल लगा दो। लास्ट आंसर में रुपीस का सिंबल लगा देना है, फाइनल आंसर में। हर बार बीच बीच में रुपीस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम इसका एक रिवर्स कैलकुलेशन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आना। XYZ is considering establishing a sinking fund to retire ₹5 lakh 8% डिबेंचर 10 years from today। तो उन्होंने एक डिबेंचर इशू किया है और ये डिबेंचर इनको 10 साल बाद रिडीम करना है, 10 साल बाद रिडीम करना है। द कंपनी प्लान्स टू पुट अ फिक्स्ड अमाउंट इनटू द फंड ईच ईयर फॉर 10 years। कंपनी चाहती है कि हर साल हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट करें ताकि उस पर इंटरेस्ट भी मिले। तो अमाउंट जो डिपॉजिट करेंगे उन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ये सब मिलजुल कर कितने बन जाने चाहिए, 5 लाख। कब, 10 साल बाद। इफ द कंपनी प्लान्स टू पुट अ फिक्स्ड अमाउंट इनटू द फंड ईच ईयर फॉर 10 year, द फर्स्ट पेमेंट विल बी मेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अंडरलाइन, पहला डिपॉजिट कब होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में। पहला डिपॉजिट फर्स्ट ईयर के एंड में होगा, यानी कि एन्युटी ऑकर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। पहला डिपॉजिट पहले साल के एंड में होगा तो एन्युटी ऑकर्स एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया। द कंपनी एक्सपेक्ट दैट द फंड विल अर्न एट द रेट ऑफ 6% अ ईयर। जहां आप डिपॉजिट कर रहे हैं वहां पर आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। What annual contribution must be made to accumulate ₹5 lakh 10 years from now? क्वेश्चन है कि आपको हर साल कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए कि 10 साल के बाद आपको 5 लाख मिल जाए। अब इस क्वेश्चन में 2 इंटरेस्ट रेट दिए गए, एक तो जो डिबेंचर पे आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो और दूसरा जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6% के रेट से। तो सॉल्व करने के लिए मैं 8 यूज करना चाहूंगा या 6 यूज करना चाहूंगा। हम डिपॉजिट कर रहे हैं 6% पे, हम अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे रहे हैं 8% से। तो हमारे लिए कौन सा रेट रेलेवेंट है इस क्वेश्चन में, 6%, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख हो जाएगी। हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा जो बढ़कर 5 लाख हो जाएगा। तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो रेलेवेंट है हमारे आंसर में। इज इट राइट? तो 6% लेके सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है। ये जो 5 लाख है आपको कब मिले, कब चाहिए, 10 साल बाद। तो 5 लाख क्या हुआ हमारे फॉर्मूले में, फ्यूचर वैल्यू। और जो हर साल आपको एनुअल कंट्रीब्यूशन करना है वो क्या हुआ, वो एन्युटी हुई। तो ऊपर हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंट्रीब्यूशन इन ब्रैकेट ए। एनुअल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू दिया हो, इंटरेस्ट रेट दिया हो, टाइम दिया हो। क्वेश्चन देख के हमें ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ये एन्युटी एंड ऑफ द ईयर का है, उसमें कोई शक संदेह नहीं। उसके बाद आपको एग्जाम में तुरंत स्ट्राइक करना है कि मुझे यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फ्यूचर वैल्यू दिया गया है, एन्युटी निकालना है, एंड ऑफ द ईयर एन्युटी है, तो ये फॉर्मूला लगेगा।
तो यहाँ पे ए मिसिंग है, बाकी सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आर की वैल्यू बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ 6 लेना, 8 मत लेना जल्दीबाजी में। और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 10 - 1 टू द पावर 0.06। ठीक है, अब इसको मैं पहले ये जो ब्रैकेट में आपने फैक्टर लिखा है इसको कैलकुलेटर पे निकालेंगे। पहले 1.06 टाइप करो, इनटू 9 बार इक्वल टू प्रेस करो, -1 अपॉन 0.06 करेंगे, 13.1807, करीब इतना आ रहा है सबका, 13.1808, कोई बात नहीं, 0708 ओके। पहले 4 डिजिट अगर सही हो गए तो समझो नैया पार। A = 5 लाख डिवाइड बाई 13.18, सबने सही किया है। हाँ तो अब जरा फाइनल आंसर बताना। 37,936.27। ठीक है, आगे रुपीस का सिंबल लगा दो। तो ये क्वेश्चन अकाउंट्स में भी पूछा जा सकता है, डिबेंचर वाले चैप्टर में। ठीक है, कि हमें एक सिंकिंग फंड क्रिएट करना है, तो सिंकिंग फंड वाले प्रॉब्लम में आपको एनुअल कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है, याद है कुछ? तो यहां इसको यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को। अब हम फ्यूचर वैल्यू के सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो, एनवीटी एट द बिगिनिंग, एनवीटी एट द एंड। अब एक नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, मोर फ्रीक्वेंटली द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड द लार्जर द अमाउंट दैट वुड बी अक्यूमुलेटेड। इज इट राइट? लेकिन हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा यूज होगा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स रिमूविंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू। इज इट राइट? अगर मैं फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट हटा दूं तो मुझे मिलता है प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहां पर भी कैलकुलेशन के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया, 3rd पेज पे देखो जरा। प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग, इसको हम डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं क्योंकि हम इंटरेस्ट को हटा रहे हैं। जब हम कोई चीज घटाते हैं तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं, है कि नहीं? बाजार में कपड़े खरीदने गए, उसने कहा 2000 रुपए, तो आपने कहा नहीं भाई साहब डिस्काउंट दो। उसने कहा ये लो 300 रुपए डिस्काउंट। तब वो क्या करेगा? 2000 - 300 करेगा या 2000 + 300? तो डिस्काउंटिंग को हम मतलब घटाते हैं, इंटरेस्ट को हम घटा रहे हैं। यहां पे फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, उस इंटरेस्ट को अगर मैं बाहर कर दूं तो मुझे मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको उल्टा चलना है, ठीक है? जो आपने फ्यूचर वैल्यू के लिए किया करना वही है, लेकिन रिवर्स, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, वहां से प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो यहां पर आप क्या करो, पहले क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन में हो सकता है एक सिंगल कैश फ्लो दिया हो, आपको 10 साल बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंटेड 10% है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, या उतना अमाउंट अगर आपको चाहिए तो आज आप कितना डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन वापस भी हो सकता है मल्टीपल कैश फ्लो का। 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, 10 साल बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोनों अमाउंट आपको मिल सके उसके लिए आज कितना डिपॉजिट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो पहला 1 लाख मिलने वाला है 5 साल, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। जो 2 लाख 10 साल बाद मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसा अभी आपने फ्यूचर वैल्यू में किया था वैसे ही करना है। यहां पे 2 बार सॉल्व करना, 3 बार सॉल्व करना। और एक होता है एनवीटी। एनवीटी और मल्टीपल कैश फ्लो सिमिलर प्रॉब्लम हो गए, सिर्फ एनवीटी में क्या है, कैश फ्लोज एंड द गैप आर इक्वल, तो वहां हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
तो फॉर्मूला यूज करने से मेरा समय बच जाता है, ना तो उसको भी आप टेबल बना के लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एनवीटी के दो टाइप के प्रॉब्लम आएंगे आपको। एक होगा फाइनाइट एनवीटी और एक होगा इनफाइनाइट एनवीटी। फाइनाइट का मतलब ब्रैकेट में लिखो यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स आर गिवन। भले एनवीटी रिपीट हो लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स तक ही वो रिपीट होगा। जैसे मैं आपको हर साल 100 रुपए दूंगा अगले 10 साल तक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी हुआ ना 100 रुपए मैं आपको हर 10 साल दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू बताओ। लेकिन ये जो 10 साल है ये एक गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर है। इनफाइनाइट का मतलब मैं आपको हर साल 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए देता रहूंगा। कब तक? इनफाइनाइट पीरियड तक। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो दैट बिकम्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इनफाइनाइट एनवीटी। इज इट राइट? सो नंबर ऑफ ईयर्स आर इनफाइनाइट, number of years are infinite, also called perpetuity, also called perpetuity, यानी सेम अमाउंट रिपीट होता रहेगा। जैसे आपने कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, इरिडीमेबल यानी रिडीम नहीं होगा, लेकिन हर साल आपको 10-10 रुपए डिविडेंड मिलते रहेंगे, तो एक इनफाइनाइट एन्युटी क्रिएट हो गई ना। या इरिडीमेबल डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, हर साल आपको 5 रुपए इंटरेस्ट मिलते रहेंगे इनफाइनाइट पीरियड तक, तो भी हो गया। अब ये जो इनफाइनाइट एन्युटी होते हैं, यहां पर भी दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है कांस्टेंट एन्युटी। कांस्टेंट एन्युटी मतलब विदाउट ग्रोथ। विदाउट ग्रोथ का मतलब सेम अमाउंट रिपीट होगा, सेम अमाउंट रिपीट होगा। यानी जो मान लो एक 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, क्या है? 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो हर साल आपको 10 मिलते रहेंगे जिंदगी भर। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर गिव्स यू अ कांस्टेंट एन्युटी फॉर एवर। और कुछ होते हैं जो होते हैं ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट। एन्युटी ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, यानी एन्युटी हर साल एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझना। मान लो एक इक्विटी डिविडेंड है, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड जो है वो चेंज हो सकता है। पहले साल कंपनी ने 100 रुपए डिविडेंड दिए, अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हम इस डिविडेंड को हर साल 10% से बढ़ाते रहेंगे। जितना पिछले साल दिया था उससे हम हर साल 10% ज्यादा देंगे। तो अगले साल 110 रुपए देगी कंपनी डिविडेंड, फिर उसके अगले साल 121 प्लस 10% 130, कितना जरा करो, 133 पॉइंट समथिंग 1, और इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, लिखने की और जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि ये अमाउंट इनफाइनाइट पीरियड तक 10% के रेट से ग्रो होता जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे एन्युटी ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट। एन्युटी ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालते हम जरा फॉर्मूला देखेंगे। तो आज शुरुआत की जाए सिंगल कैश फ्लो से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, आपकी बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अगर मान लो एनुअल कंपाउंडिंग हो, ये जो फॉर्मूला आपकी बुक में है ना, वहां लिख दो ब्रैकेट में एनुअल कंपाउंडिंग स्कीम के लिए प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n। सर ये फॉर्मूला आपने कैसे निकाला? अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था।
फ्यूचर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। इसी फॉर्मूले से आप यहां तक पहुंच सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? यानी अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो इसको इधर छोड़ दो, इसको यहां इससे डिवाइड कर दो। वही तो किया मैंने, कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखा आपने। अगर गलती से भूल भी गए तो क्या करना, इस फॉर्मूले को लिखना और इसमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेना इक्वेशन सॉल्व करके। अब आप बताओ कि अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो तो क्या हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे या अलग फॉर्मूला यूज करेंगे? सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो और आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना हो, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो। अब ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर बाई 2। वही फॉर्मूला है जो हमने सीखा, सिर्फ उसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू को रख रहे हैं और फ्यूचर वैल्यू से वो जो मल्टीप्लाई किया था हमने ब्रैकेट में, अब उसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसी को, है कि नहीं? तो इसी तरह अगर मान लो आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग दिया जाए कि एक बैंक आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करती है, 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट बैंक आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग के हिसाब से देगी, तो उसके लिए आज आपको कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा? तो उस केस में अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो और आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करना, 1 प्लस आर बाई 4 और टू दी पावर एन इंटू 4। यानी वो जो हमारा सिस्टम हमने समझा है हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली में आपको कैसे एडजस्ट करना है, वो यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इज इट राइट? क्योंकि हम कोई नया फॉर्मूला तो लिख ही नहीं रहे हैं, हम तो उसी फॉर्मूले को सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की जगह को, है कि नहीं? कुछ हमने नया लिखा? बोलो ना नहीं। आपकी बुक में पिछले पेज में जो लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है, सिर्फ पीवी और फ्यूचर वैल्यू का जो जगह है वो इंटरचेंज किया है। तो चलिए ये हो गया। एक और शॉर्टकट भी बता दिया जाए। शॉर्टकट क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 क्या होता है कि अगर मुझे ₹1 फ्यूचर में मिलता है 10 साल के बाद और 10% इंटरेस्ट है, तो ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? वो हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू मान लो 30 पैसे है, 30 पैसे है, तो ₹100 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 30 रुपीज होगी। कैलकुलेटर पे हम निकाल सकते हैं ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, है कि नहीं? वो मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, उसमें दिखाता हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पर आना। उसमें हम यहां पर सिंगल कैश फ्लो का यूज सीखेंगे। 2 बार सॉल्व करूंगा मैं, इस मेथड से और इस मेथड से। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा क्योंकि आप कर सेम रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹2000 received after 10 year hence if the discount rate is 8%, है ना? तो आप पहले प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n लिखो। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग दिया हुआ है या नहीं? नहीं दिया तो एनुअल कंपाउंडिंग अज्यूम करना है। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे? 2000 डिवाइड बाई 1 प्लस आर यानी रेट ऑफ डिस्काउंट 8% यानी 0.08, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 10। अब अपने कैलकुलेटर पे कैसे इसको निकालना जरा देखो। 2000 टाइप करो, डिवाइड बाई 1.08, 10 बार इक्वल टू प्रेस कर दो,
10 बार 2000 डिवाइड बाई 1.08 और 10 बार इक्वल टू प्रेस करना है। तो कितना है 900 कुछ तो आ रहा है ना 926 पॉइंट। बस हो गया जल्दी से। कैलकुलेटर भी यूज करना अगर हम सीख जाएंगे तो हमारा काम फास्ट हो जाएगा। अब इसको मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें किस कॉम्बिनेशन का निकालना है 8% और 10 ईयर का, यानी 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 8% इंटरेस्ट रेट से, और अगर वो अमाउंट आपको 10 साल बाद मिले तो कितना होगा। यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको 10 साल बाद 1 रुपए मिलता है और अगर डिस्काउंट रेट 8% है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। तो अपने कैलकुलेटर पे 1 टाइप करो, 1 डिवाइड बाई 1.08, 10 बार इक्वल टू करो, 10 बार इक्वल टू करो, कितना आया 0.46 समथिंग आ रहा है। हाँ इंटू 2000 कर दो, अब सेम आंसर आ गया। तो ये जो नंबर आपने बताया मुझे 0.46 समथिंग, ये क्या है, ये 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है। अगर 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 0.463 हो सकती है तो 2000 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू 926.38 होगी, है कि नहीं। आपको दोनों तरह से सॉल्व करना आना चाहिए, जो आपको जल्दी समझ में आ जाए और जल्दी हो जाए। कई बार एग्जाम में फैक्टर दिया हुआ रहता है आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 8% डिस्काउंट रेट फॉर 10 ईयर इज 0.463। अगर आप फैक्टर को पहचान गए, समझ गए कि हाँ ये फैक्टर है, बस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6 नंबर, जो मल्टीपल कैश फ्लो पे बेस्ड है। सर मल्टीपल कैश फ्लो के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है क्या? नहीं, मल्टीपल कैश फ्लो के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, मल्टीपल टाइम सॉल्व करके उसको ऐड कर देना आपको, ठीक है। यानी हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू पहले निकालेंगे और फिर उसको हम ऐड करेंगे। रेडी है? क्वेश्चन नंबर 6, XYZ is planning for investing ₹35 lakh in a project and expects to generate cash flow as follows over a period of its estimated life of 5 years. Okay? तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, आज एक प्रोजेक्ट में 35 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है और 5 साल तक आप उस पर रिटर्न जनरेट करेंगे, कैश फ्लो जनरेट करेंगे, ठीक है। और कैश फ्लो कैसे जनरेट करोगे, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। ईयर 1 में जनरेट करेंगे 2 लाख, ईयर 2 में 8, 10, 12 और एक लाइन है, एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ इज ₹2 लाख। यानी 5 ईयर में आपको 2 लाख रुपए एसेट 5 साल यूज करेंगे, 5 साल में इतना आपकी इनकम जनरेट हुई और उसको बेचकर 2 लाख मिल जाएगा स्क्रैप वैल्यू। तो 5वें साल आपका टोटल कैश फ्लो कितना हुआ, 14 लाख। क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16%, यानी डिस्काउंट रेट 16% है। एडवाइज हिम ऑन अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट, एडवाइज हिम ऑन अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली है एक दूसरे चैप्टर का, कैपिटल बजटिंग, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हो, स्टार्ट करते हो, तो आप चाहते हो कि आपकी जो कैश फ्लो हो, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हो, वो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो, है कि नहीं। हमने 35 लाख लगाया तो बदले में हमें 35 लाख से ज्यादा मिलना चाहिए, और वो भी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, वो भी ऐसा नहीं कि मैं 2, 8 इसको ऐड कर दिया, बोला वाह सर मजा आ गया, 35 से ज्यादा आ रहा है टोटल, चलिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैश फ्लो आपको फ्यूचर में मिल रहा है।
वो जो 35 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया वो आज आपने इन्वेस्ट किया है, तो जो 35 लाख है और ये जो अमाउंट है इसको आप अभी इमीडिएटली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे है ना। वही तो मैंने स्टार्टिंग में बोला, मनी रूपी 1 रुपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन 1 रुपी टुमारो। तो इस 2 रुपए को आप पहले साल के 2 रुपए के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जीरो के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अगर कोई भी 2 नंबर को कंपेयर करना हो और वो अलग अलग टाइम पे हमें मिल रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए, सबकी पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। क्या करो, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, सबको एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर लेकर आओ, सबको एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे लेकर आओ और उसके बाद फिर कंपेयर करो, तब कंपैरिजन बराबरी का है। अभी कंपैरिजन बराबरी का नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले जो नंबर मैंने अभी लिखे हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। अगर वो 35 लाख से ज्यादा है, अगर वो 35 लाख से ज्यादा है तो फिर हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखना, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ये सेम प्रॉब्लम आपको कैपिटल बजटिंग में भी सीखने मिलेगा। हर क्वेश्चन के स्टार्ट में पहले हेडिंग लिखनी है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो निकालना चाहते हैं, तो पहले कॉलम में लिखो ईयर, दूसरे कॉलम में कैश फ्लो और तीसरे कॉलम में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट द रेट ऑफ या डिस्काउंटेड 16%। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न है, वो आपकी डिस्काउंट रेट है, ठीक है। तो कोई भी नाम दे दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए अभी कैलकुलेट कैसे करना है मैंने आपको बताया है। पहले 2 टाइप करो, डिवाइड बाय 1.16 करो, इक्वल टू करो, 2 डिवाइड बाय 1.16 इक्वल टू, हाँ बोलो 72। मेमोरी प्लस प्रेस करो 1.72 के बाद, उसको ऐड भी करना है मुझे, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगली बार करना। 8 टाइप करो, डिवाइड बाय 1.16, 2 बार इक्वल टू प्रेस करो, 5. मेमोरी प्लस। 10 टाइप करो, डिवाइड बाय 1.16, 3 बार इक्वल टू प्रेस करो, 3 बार, क्योंकि 3 साल है ना ये। आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, आपने भी देखा, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n, वही कर रहे हैं। कितना आया, 6.40। 12 टाइप करो, डिवाइड बाय 1.16, 4 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, 6.62। ओके कम ऑन। 14 डिवाइड बाय 1.16, 5 बार इक्वल टू प्रेस करो, 6.66। मेमोरी प्लस यूज कर रहे थे क्या, तो मेमोरी रिकॉल प्रेस करोगे तो अपने आप टोटल आ जाएगा, और अगर मेमोरी रिकॉल यूज नहीं किया आपने तो अलग से अभी टोटल कर लो। इस टाइप के प्रॉब्लम में जब हमें लास्ट कॉलम का टोटल लेना होता है लास्ट में, तो आप मेमोरी प्लस यूज करना, ठीक है। तो आपको अलग से फिर जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ जी 27 पॉइंट, ओह सो सैड। ये हो गया मेरा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 27.35। चेक करना सबने आंसर लिखा बराबर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 35 लाख, 35 लाख। अब दोनों कंपैरिजन कर सकते हो आप। अब ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं आमने सामने। आउटफ्लो है 35 लाख, इनफ्लो है 27.35 लाख। सो क्वेश्चन इज एडवाइज हिम ऑन अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। क्या आप उसको ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की एडवाइस देंगे? नहीं। तो यहां पे
आपको नीचे लिखना है डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो डिसीजन लिखना, डू नॉट स्टार्ट द प्रोजेक्ट, बिकॉज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो is less than initial investment. Is less than initial investment. मल्टीपल कैश फ्लो का ये प्रॉब्लम था, और ये मल्टीपल कैश फ्लो के प्रॉब्लम को हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर में बहुत यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हर साल अलग अलग कैश फ्लो दिया रहेगा आपको, और उनकी आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो अभी हमारा एक काम और रह गया है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अब एनविटी के साथ डील करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन फाइनाइट एनविटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनाइट एनविटी। तो यहां पर एक तो है फॉर्मूला मेथड। अगर आपको इस मेथड से आंसर आता है, आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहां पे फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू a इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है कि नहीं, a इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर इज अ फ्यूचर वैल्यू। लेकिन पहले हम क्या करने, इस पूरे कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया, एक फ्यूचर वैल्यू मिल गया हमें 5, 10, 20 साल बाद, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। फिर हमने उसको क्या किया, डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर n कर दिया। उससे क्या होता है, जब हम फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर n करते हैं तो क्या मिलता है, प्रेजेंट वैल्यू मिलता है। तो ये फॉर्मूले का लॉजिक समझ में आ गया आपको। पहले जो भी कैश फ्लो आपको दिया गया है उसका एनवीटी वाले फॉर्मूले को यूज करके एक फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया हमने। ये फ्यूचर वैल्यू हो गया इतने में से, और फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर n किया तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया, है कि नहीं। ये हो गया इस फॉर्मूले का लॉजिक। और लेकिन आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है व्हेन एनवीटी ऑकर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर का ये फॉर्मूला था। इफ एनवीटी ऑकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकालो, फिर डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर n करना है। इस फॉर्मूले में क्या थोड़ी मेहनत ज्यादा है। दूसरा मेथड जो मैं ज्यादा पसंद करता हूं, एनवीटी फैक्टर मेथड। दूसरे मेथड को हम क्या नाम देंगे, एनवीटी फैक्टर मेथड। यानी क्या, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एनवीटी को प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी फैक्टर ऑफ ₹1 से मल्टीप्लाई कर दो फॉर अ गिवन नंबर ऑफ ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अभी आपने थोड़ी देर पहले यही लिखा था, बट वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 था, यानी सिंगल कैश फ्लो के लिए। और एन्युटी मतलब आपको एक सेम अमाउंट बार बार मिल रहा है। क्या आपको एन्युटी फैक्टर का मतलब पता है? नहीं। मान लो आपको ₹1 ऐसे 3 बार मिले, 10% इंटरेस्ट रेट है, 10%। ये हो गया मेरी एन्युटी ₹1 की, इंटरेस्ट रेट 10% है। तो मुझे इस पूरे एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताओ। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो वो हमें मिल जाएगा ₹1 एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू। अगर ₹1 एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू मान लो 2.3 आ रही है, मान लो
तो 2 लाख रुपए एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख इंटू 2.3, है कि नहीं? अगर आपको 1-1 रुपया हर साल मिल रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये हो गया 1/1.10 टू द पावर 1, ये हो गया 1/1.10 टू द पावर 2, ये हो गया 1/1.10 टू द पावर 3। तो ये 1 रुपए एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। और अगर 2 लाख रुपए आपको मिलते हैं तो उस 2 लाख को इस आंसर से मल्टीप्लाई कर देना। कैलकुलेटर पे आप इसको कर सकते हो। कैसे करोगे? जरा उठाओ कैलकुलेटर, मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। मान लो 10% इंटरेस्ट रेट है और टाइम 3 साल है, तो इसकी एन्युटी फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो, कैलकुलेटर हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक कैलकुलेटर है जिसमें जीटी फंक्शन है और एक कैलकुलेटर ऐसा है जिसमें जीटी फंक्शन नहीं है। तो पहले हाथ उठाओ कि किनके किनके कैलकुलेटर में जीटी फंक्शन है। जीटी है, ऐसे बच्चे पहले स्टार्ट करना। 1 डिवाइड बाई 1.10, 3 साल का प्रॉब्लम है, 3 बार इक्वल टू प्रेस करो और बाद में जीटी फंक्शन प्रेस करो, रहेगा किसी कोने में। तो आपके आंसर 2 पॉइंट कुछ तो आ रहा है, 48, ओके, नो प्रॉब्लम, अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब अगर समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ पाओगे। अगर मुझे हर साल 1 रुपए मिल रहा है अगले 3 सालों तक, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल 2.48 है। इंडिविजुअल भी करके टोटल करूंगा तो इतना ही आएगा। तो 2 रुपये 48 पैसे, 2 रुपीज 48 पैसे, अगर आपको 1-1 रुपए 3 बार मिलता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। अगर मुझे 2 लाख रुपए मिलता है हर साल 3 सालों के लिए, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख इंटू ये हो जाएगी। इज इट राइट? तो ये हो गया। अब दूसरा कैलकुलेटर आओ, जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, नॉन जीटी वाले कैलकुलेटर। वैसे स्टूडेंट क्या करेंगे? m प्लस फंक्शन यूज करेंगे अभी, ठीक है? स्टार्ट करना, 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू प्रेस करके m प्लस करो। तो ये जो फर्स्ट ईयर का जो आंसर आया वो आपकी मेमोरी में चला गया। फिर इक्वल टू m प्लस करो, तो सेकेंड ईयर का जो आंसर आया 0.8 समथिंग आ रहा था, वो आपकी मेमोरी में चला गया। फिर इक्वल टू m प्लस करो, तो जो तीसरे साल का जो प्रेजेंट वैल्यू आया 0.7513, वो आपके मेमोरी में चला गया। अब एक मेमोरी रिकॉल फंक्शन प्रेस करो, तो उसमें ये जो तीनों नंबर वहां जाकर जुड़ गए हैं वो बाहर आ जाएंगे। वही आया 2.48 या नहीं आया ना? ठीक है, दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। किसी की कैलकुलेटर में m प्लस भी नहीं है, ऐसा कोई है क्या? तो फिर वो पीछे जो खिड़की दिख रही है वहां से तुम मत कूदो, सिर्फ कैलकुलेटर को कूदा दो। तुम क्यों कूदोगे? अभी तुम्हारे को बहुत लाइव देखनी है। हाँ, आगे बढ़ो जवान। कम टू क्वेश्चन नंबर 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 4-year एन्युटी ऑफ ₹20,000 डिस्काउंटेड एट 10%। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगले 4 साल आपको हर साल 20-20 हजार रुपए मिल रहे हैं। 20,000 4 बार मिल रहे हैं आपको अगले 4 सालों में। तो आपको क्या करना है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फिर इन चारों को जोड़ देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ, फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करें या एन्युटी फैक्टर मेथड से सॉल्व? एन्युटी फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो जरा देखना, फॉर्मूला लिखना, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं?
4। अब क्या करना, ये 20,000 इंटू, ये फैक्टर कैलकुलेटर पे मैंने आपको बताया कैसे करना। जिनके पास जीटी फंक्शन है 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू 4 बार जीटी, फैक्टर आएगा 3 पॉइंट कुछ तो आ रहा है, कितना आया 3.17। हाँ, उस नंबर को फैक्टर को अब इंटू 20,000 कर दो, 63.3। हाँ ठीक है, आप चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो, जल्दी हो गया ना। और जिनके पास ये जीटी नहीं है वो क्या करना, 1/1.10 इक्वल टू एम प्लस 4 बार, फिर एमआरसी इंटू 20,000, सो यूल गेट द सेम आंसर। ठीक है, आया? हाँ चलिए एक और सॉल्व करते हैं। रुक जाओ, ये फाइनाइट एनविटी पे है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाना। कभी कभी इंस्टीट्यूट हमें उल्टा क्वेश्चन पूछेगी, आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, एनविटी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है एनविटी, तो ये वो क्वेश्चन है 8 नंबर। वाई बॉट अ टीवी कॉस्टिंग ₹13,000, ही मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ 3,000। डाउन पेमेंट मतलब जब आप टीवी लेते हो, जब एग्रीमेंट साइन करते हो तो उस समय कुछ कैश अमाउंट आपको सप्लायर को देना पड़ता है। तो सप्लायर ने आपको एक्चुअली कितना लोन दिया, कितना उधार दिया, 10,000। 13 में से 3 तो आपने उसको दे ही दिया ना कैश डाउन, तो उधार कितना है 3,000। एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट ऑफ 4 years। अब वो क्या करना चाहता है, इस लोन को वो 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाना चाहता है। तब बच्चा बोलेगा 10,000 डिवाइड बाई 4, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500। तो इंटरेस्ट कौन भरेगा, मोदी जी? हाँ, हाउ मच मस्ट बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। यानी आपका इंस्टॉलमेंट इक्वल भी होना चाहिए और उसके अंदर इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आंसर 2,500 नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। आपका इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होना चाहिए और सारे इंस्टॉलमेंट बराबर भी होने चाहिए। मतलब आपको क्या निकालना है, एनविटी निकालनी है कि नहीं? तो अभी आपने फॉर्मूला सीखा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एनविटी इंटू पीवी, एनविटी फैक्टर, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, टाइम कितना है 4। आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, आज एक खुद से एक फॉर्मूले को मैं डिस्कवर करूंगा, ए इज इक्वल टू पीवी अपॉन पीवी एनविटी फैक्टर 14% 4 years। ठीक है, यानी मैंने कोई नया नहीं दिया आपको, उसी को मैंने सिर्फ थोड़ा सा एडजस्ट किया। तो अब आपका आंसर हो गया प्रेजेंट वैल्यू विल बी 10,000, और आपको ये इंस्टॉलमेंट निकालना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट भी सम्मिलित है। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल टुगेदर शुड बी इक्वल। तो आपका आंसर 2,500 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो देना है ना हमें। तो जरा ये फैक्टर की वैल्यू बता दो मुझे, 2.3 कितना आ रहा है, 2.9137, 2.9137 आ गया। अब कैलकुलेटर उठाओ, 10,000 डिवाइड बाय 2.9137, 3432, 0.0 छोड़ दो, इतना आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा। यानी टोटल पेमेंट आप कितना करेंगे, ये आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट हो गया। तो टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट 3432 इंटू 4 टाइम्स
13,000। हाँ, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 13,728 आप टोटल पे किए हैं। मतलब अगर मान लो मैं आपसे एक और सवाल पूछ डालूं इसी क्वेश्चन में कि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, तो मैंने 13,728 पे किया, लेकिन मुझे सामने वाले ने उधार दिया था सिर्फ 10,000 रुपए का। तो अब ये जो डिफरेंस आया, ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट टू द सप्लायर है। जैसा आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम में करते हैं ना, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है, वही है। इस क्वेश्चन का प्रयोग आप हायर परचेज में भी कर सकते हैं। तो वहां पर भी अगर आपके टीचर ने आपको इंस्टॉलमेंट निकालना सिखाया होगा तो ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो 3728 4 साल का इंटरेस्ट हो गया। अब एक लास्ट पार्ट जल्दी से सीखते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट एन्युटी पे बेस्ड है। इनफाइनाइट एन्युटी मतलब सेम कैश फ्लो वो इनफाइनाइट पीरियड तक रिपीट होगा। यहां पे दो टाइप के सवाल हो सकते हैं, कांस्टेंट एन्युटी, एन्युटी ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट एन्युटी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो, सबसे इजी फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ए अपॉन आर। ए का मतलब एन्युटी और आर का मतलब, चाहे आप इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो या रेट ऑफ डिस्काउंट बोलो या रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इस टाइप के कोई भी टर्म दिए जाएंगे क्वेश्चन में, उसका मतलब आपको आर दिया हुआ है। ये फॉर्मूले का सोर्स क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कभी ना कभी तो, लेकिन फिलहाल हमारे स्कोप के बाहर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का इस्तेमाल करके इस फॉर्मूले को डिस्कवर किया गया, यानी मैथमेटिकली ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो आज आप सिर्फ इतना याद रखो, ए अपॉन आर। और अगर वही एन्युटी ग्रो कर रही है किसी पर्टिकुलर रेट से, तो इसी फॉर्मूले में एक थोड़ा सा चेंज करना है, माइनस जी। ये जी क्या है? ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। ग्रोथ रेट इज इन परसेंटेज। वो मैंने आपकी बुक में अगर नहीं लिखा तो आप लिख लो, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। ओके, यहां पर एक और नोट लिखना, यहां पे नोट इफ आर इज लेस देन जी, अगर आर जी से कम हुआ तो क्या होगा जरा बताओ? आंसर नेगेटिव हो सकता है। अगर ये 10% है और ये 15% है तो नीचे नेगेटिव हो गया ना, तो आंसर आप नेगेटिव मत लिखना, -50 मत लिखना, 0 भी नहीं लिखना। इफ आर इज लेस देन जी, द आंसर इज नॉट डिटर्मिनेबल, ये लिख कर आना आपको। द आंसर इज नॉट डिटर्मिनेबल, द आंसर इज नॉट डिटर्मिनेबल। ओके, -50 नहीं लिखना है, माइनस कुछ भी नहीं लिखना है, 0 भी नहीं लिखना है। मतलब उस केस में ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, उसका आंसर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बात खत्म। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9 नंबर और 10 नंबर। पहले 10 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पर आना। हाउ मच मनी मस्ट मिस्टर बहादुर डिपॉजिट इन हिज बैंक टुडे? डिपॉजिट इन हिज बैंक टुडे मतलब क्या पूछ रहे हैं आपसे? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, हाउ मच मनी बहादुर डिपॉजिट इन हिज बैंक टुडे so that he can receive ₹3,000 every year forever, given that the discount rate is 10%. तो मिस्टर बहादुर एक अमाउंट आज डिपॉजिट करना चाहते हैं,
ताकि फिर पूरी जिंदगी भर हर साल उसे 3,000 रुपए मिल सके। आप भी कर सकते हो, ठीक है। अपने लिए एक ऐसा अमाउंट डिपॉजिट कर दो, फिर आपको हर साल एक अमाउंट मिले, बस उसके बाद चैन सुख की नींद जीना, ठीक है। लेकिन वो अमाउंट कितना होगा थोड़ा डिसाइड कर लो, कितना चाहिए आपको हर साल सुखी जीवन जीने के लिए। पता ही नहीं है, जब तक पता नहीं तब तक सॉल्व कर दो। हाँ, नॉन डिटर्मिनेबल। हाँ, जब डिटरमाइन हो जाए तब कैलकुलेट कर लेना, उतना अमाउंट जमा कर देना, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लेना। एन्युटी कितनी दी हुई यहाँ पे बहादुर जी की 3,000, और इंटरेस्ट रेट उसको कितना मिल रहा है 10%। तो बहादुर को कितना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा 30,000। 30,000 आया। लॉजिक बहुत सिंपल है, 30,000 में से उसको हर साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा 3,000, उसको निकाल लेगा, फिर अगले साल 30,000 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा 3,000। तो ये जो प्रोसेस है, ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगा। हर साल उसको 3,000 रुपए इंटरेस्ट मिलते रहेंगे, वो 3,000 इस्तेमाल करता रहेगा, ना तो उसका कभी प्रिंसिपल खत्म होगा और वो हर साल 3,000 रुपए यूज कर सकता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 पर आना। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। अज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट इज 7%, मतलब R, हाउ मच वुड यू पे, सेम क्वेश्चन, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹50? ये आदमी थोड़ा लालची है। ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉर एवर। तो ये चाहता है कि मुझे पहले साल 50 रुपए मिले और उसके बाद ही हर साल 5% के रेट से ग्रो होता रहे, यानी अगले साल मुझे 50 प्लस 5% मिले, फिर उसके अगले साल प्लस और 5% मिले। तो ऐसे व्यक्ति को आज कितना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा? 2,500। जरा देखते हैं, 7% माइनस 5%, यानी 50 डिवाइड बाई 2%, तो ₹2,500 हो गया। अगर आप 2,500 रुपीज जमा करेंगे तो पहले साल आपको 50 रुपए मिलेगा, फिर हर साल और 5% ज्यादा मिलता रहेगा, और ये कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट पीरियड तक ये चलता रहेगा। ये अमाउंट कभी खत्म नहीं होगा। हो गया, यानी क्वेरी ऑन दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए, ये एक बार वापस कर लेते मेरे साथ साथ। चलो स्टार्ट करो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू, एनुअल कंपाउंडिंग। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R टू द पावर n। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R बाई 2 टू द पावर n इंटू 2। क्वार्टरली कंपाउंडिंग, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R बाई 4 टू द पावर n into 4. Monthly compounding, present value into 1 plus R by 12 to the power n into 12. Annuity occurring at the end of the year, future value. Future value equal to A into 1 plus R to the power n minus 1 upon R. Annuity occurring at the beginning of the year. Future value equal to A into 1 plus R to the power n minus 1 upon R, bracket close, into 1 plus R. Present value of single cash flow. Formula method, future value upon 1 plus R to the power n. Factor method, future value into present value, factor of ₹1, R and n combination. Present value of a finite annuity, formula method. Future present value equal to A into 1 plus R to the power n minus 1 upon R into 1 plus R to the power n. Factor method. Present value equal to A into present value annuity factor, R comma n. And constant annuity present value, A upon R on the screen. Constant annuity growing at a constant rate, A upon R minus G. Is it right? So now we'll take a break.